Hey guys, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो इस टाइम हर स्टूडेंट के मन में चल रहा है कि आखिर हमारा मॉक टेस्ट स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है। हम कितनी भी मेहनत कर लेते हैं, 50 से 60 के बीच में हम रह जाते हैं, आखिर हम 70 या 80 क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने टारगेट लिया है 50 प्लस से लेके, क्योंकि अराउंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्कोर ऑन एन एवरेज 50 के आसपास रहता है, ठीक है, जब वो स्टार्टिंग प्रिपरेशन में होते हैं। लेकिन 90 प्लस मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि टॉप 10 एनएलयूज को अगर हम एम करते हैं तो 90 प्लस एटलीस्ट हमको लेके चलना ही पड़ेगा। तो फॉर दैट सेक 90 प्लस है। 90 प्लस में आपको सब मालूम है, 100 प्लस भी आ जाएगा, 95 भी आ जाएगा, वो सब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन एस्पेक्ट ये है कि मॉक टेस्ट के स्कोर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम हमारे बहुत करीब है। दिसंबर में पेपर होने वाला है, सितंबर ख़त्म हो रहा है, तो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि हम सिर्फ पढ़ते रह जाएं और हम मॉक टेस्ट पे ध्यान ना दें। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट देयर इज़ एन अपडेट, लाइक 16th ऑफ सितंबर तक आप क्लैट पीजी के अदर एलएलएम एग्जाम्स के कोई भी सब्सक्रिप्शंस को लेते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलने वाला है बाय यूजिंग माय कोड msing10। ये प्लान्स आप देख सकते हो, 4 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 18 मंथ्स का है। आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से जो भी पेपर आप टारगेट कर रहे हो इन फ्यूचर, उसके हिसाब से आप प्लान ले सकते हैं। ये रहा हमारे प्लस बैच के लिए। डोंट फॉरगेट टू यूज msing10 दिस कोड फॉर टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप ये वाला कोर्स हमारा परचेज कर सकते हो, या एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी स्टोर्स में अवेलेबल है 15999 में। एंड अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको डेफिनेटली मिलेगा। आई एम एश्योरिंग यू कि आपने अगर एक बार ये वाला कोर्स कर लिया तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे पेपर जितने भी हैं रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसमें पूछा जाता है, मतलब आपको वो प्रिपेयर यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप क्लैट पीजी की मॉक टेस्ट सीरीज लेने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने बैच परचेज नहीं किया है, इन दैट केस आपको ये परचेज करना पड़ेगा। अगर आपने बैच लिया है तो फिर आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। 1600 में 20 मॉक्स हम दे रहे हैं। ये लाइव अटेंड करवाया जाता है, हर वीकेंड पर होता है। एंड अगर ये कोड यूज़ करोगे msing10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ऑल्सो अगेन बिग अपडेट, क्रैश कोर्स बैच हम लॉन्च कर रहे हैं 14th ऑफ सितंबर से। इस बैच को लेने में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो फटाफट से एनरोल कर दीजिए, क्योंकि अब अगर आपने देरी करी तो डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। 14th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होगा, शाम को 4 बजे मेरी पहली क्लास उस दिन पर्टिकुलर डे पर होगी, जिसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टार्ट करूंगी। एंड आई वुड बी स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको इस बैच को लेने में इंटरेस्टेड हो तो यूज माय रेफरल कोड msing10, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी मैंने आपसे कहा 16th ऑफ सितंबर तक 20% ऑफ चल रहा है, तो इसलिए अगर ये कोड यूज करोगे तो 20% ऑफ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। ऑल्सो अनअकैडमी पे मैं फ्री क्लासेस भी लेती हूँ, यस, फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस लेती हूँ। तो अगर आप ये क्लासेस अटेंड करने में इंटरेस्टेड हो तो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको प्रीवियस के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और अभी वाले भी मिल जाएंगे। जनरली ये ट्यूसडे थर्सडे को होता है, कभी कभी हम सैटरडे को भी करवा लेते हैं, ठीक है। अभी इस टाइम पर मैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लेके चल रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 2022 के। तो अगर आप क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको मिस नहीं करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये रहा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। अब आते हैं आज के टॉपिक पर, ठीक है, कि सबसे पहले आपको क्या करना है। मैंने आपसे बात करा कि मॉक टेस्ट को स्कोर को हम कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, 50 से 90 के पार हम कैसे लेके जाएंगे। तो ये इस तरीके से होगा कि ये नहीं है कि मैंने एक मॉक दिया, मैंने दूसरा मॉक दिया, मैंने तीसरा मॉक दिया और मैं देती जा रही हूँ मॉक और अपने आप बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा कभी होता है कि हमारे बिना कोई एफर्ट डाले चीज़ें इंप्रूव होती हैं? डेफिनेटली नहीं होती है, वो चाहे किसी भी एरिया में हो। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पढ़ाई लिखाई, हम कोई भी अगर एफर्ट अपने डेली लाइफ में भी करते हैं तो बिना एफर्ट के हमें कोई भी रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप कंटिन्यूअस बहुत टाइम से देख रहे हो कि आप 50 या 60 के आसपास रहते हो, आपका मॉक स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो सबसे पहला आपको जो काम करना है वो ये है, आपको अपने प्रीवियस मॉक्स को एनालाइज करना है। यस, प्रीवियस मॉक्स कौन से जो आप ऑलरेडी दे चुके हो। डेफिनेटली अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तभी तो आपको पता चला होगा ना आप 50-60 के आसपास। तो अगर आपने मॉक दिया ही नहीं है तो वही बात हो गई भाई कि हम अपने में राजा बने बैठे हैं और हमें जज करने वाला कोई यहाँ पर नहीं बैठा है। तो इस गलतफहमी को बिल्कुल मत पालना। अगर अभी मॉक नहीं दोगे ना तो सारा जजमेंट उसी दिन हो जाएगा 3 दिसंबर को। अभी मॉक दे लो, अभी गिर के उठ जाओगे
तो डेफिनेटली 3 दिसंबर को अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक, सो प्रीवियस मॉक्स, पहला स्टेप इज प्रीवियस मॉक्स को एनालाइज करना। मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में कहा है एनालाइज का मतलब क्या होता है। जब आप एनालाइज करोगे तो डेफिनेटली आप उसमें सबसे पहले क्या टेबल ड्रॉ करोगे, एक टेबल बना लो, ठीक है, जिसमें आप देखोगे आपने करेक्ट आंसर कितने दिए हैं, आपने इनकरेक्ट आंसर कितने दिए हैं, एंड द थर्ड पार्ट इज कि आपने अटेम्प्ट कौन से नहीं किए हैं। ठीक, बस सबसे पहले तो यही करोगे। ठीक है, एनालाइज करके आपने एक चार्ट बना लिया। अब उसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेप इसी में होगा, ठीक है, जब आप एनालाइज कर रहे हो तो आपका जो सेकेंड स्टेप होगा वो ये होगा कि करेक्ट आंसर आपने जो जो मार्क करे हैं उसको 2 बार पढ़ लो कम से कम। ठीक है, आपने मान लीजिए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पूछा है, किसमें दिया, आपने आर्टिकल 21 मार्क किया, तो एक बार उसको रिवाइज कर लो कि हाँ मैंने इसको सही मार्क किया था। इन द सेम वे और भी जो क्वेश्चंस आपने सही करे हैं उसको आप रिवाइज कर लो, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमने तुक्के में सही मार दिया, जबकि एक्चुअल में अगर मुझसे फिर से वो कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैं उसका सही जवाब नहीं दे पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे गेस वर्क किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या पता मुझे वो ना सही लगे, ना समझ में आए। इसलिए करेक्ट यहाँ पर देखना इसलिए जरूरी होता है कि इन द सेम वे, मैंने पहले भी बताया है, अगर सेम क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाते हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता रहेगा कि हाँ मैंने पहले अटेम्प्ट इसको किया था और मेरे आंसर सही था, एंड इसीलिए मैं फिर से इसी को मार्क कर दूंगा तो ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर्स को लेके पर्सपेक्टिव, जहां पर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। एनालाइज का मतलब सिर्फ गलत चीजों को पॉइंट आउट करना नहीं होता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको सही चीज देख के अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। आप सीधे नेगेटिव पे चले जाओगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस नीचे आएगा। आपको सबसे पहले खुद को एक स्टेबल पोजीशन में लाना है कि मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर पाऊं, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा मोराल इतना डाउन हो जाता है कि हम नेक्स्ट मॉक को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मॉक में ही बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएं, लेकिन जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा मेन जो कंपटीशन है इट्स नॉट ओनली हियर मॉक, ये मॉक ही है। ये भले हमारे मार्क्स को बता रहा है बट ये हमारा सिलेक्शन नहीं कराएगा। सिलेक्शन मेन होगा आपका पेपर देने के बाद, एंड वो पेपर इम्पॉर्टेंट तभी बनेगा जब आपने मॉक्स भरपूर मात्रा में दे रखे होंगे और आपने उसको एनालाइज कर रखा होगा। कमिंग टू द स्टेप 2, जब आपने करेक्ट आंसर को कायदे से पढ़ लिया है और अब आपके दिमाग में वो करेक्ट आंसर्स फिट हो गए हैं कि हाँ अगर ये क्वेश्चन इन फ्यूचर कभी भी रिपीट हुआ तो डेफिनेटली आई नो द करेक्ट आंसर और मुझे कोई गेस वर्क इसमें नहीं करना है। नाउ कमिंग टू द स्टेप 2, अब आपको अपना गलत वाला पार्ट देखना है। गलत इन द सेंस यू हैव टू स्टडी दोज टॉपिक्स इन विच यू मेड मिस्टेक और डिड नॉट अटेम्प्ट। सीधी सीधी सी बात है, जो 2 कॉलम और बचे थे जिसमें आपने गलत करे थे और जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए थे, अब उन टॉपिक्स को पढ़ने का मौका आ गया। आप कहोगे मैम आपने करेक्ट वाले में तो सिर्फ हमसे कहा कि आप आंसर्स को रिवाइज कर लो, लेकिन यहाँ पे तो आप टॉपिक्स पढ़ने को बोल रहे हो, क्यों हम सिर्फ आंसर देख के रट्टा नहीं मार सकते हैं? नहीं, आप नहीं मार सकते हो यहाँ पे रट्टा। मैं इसका रीजन बताती हूँ। रीजन ये है क्योंकि जब आपने सही किया आंसर तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था उस चीज को लेके। अगर आपने गेस वर्क भी किया तो गेस वर्क में भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से हम वो अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था तभी मैंने उसको सही किया, लेकिन जो मैंने गलत किए डेफिनेटली मेरा कंसेप्ट वहाँ थोड़ा हिला हुआ था, मुझे नहीं आता था, या फिर ऑन दी अदर पार्ट जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया वो शायद मैंने टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं था और मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं उसको सही करूं। ठीक, तो इसलिए गलत वाले और अनअटेम्प्टेड वाले में आपको वो टॉपिक थॉरली पढ़ना पड़ेगा। क्या करना है, एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, जो भी आपका मन है, एंड वहां पर वो टॉपिक्स नोट करते हुए चले जाइए। ठीक, इससे क्या होगा, क्योंकि अभी अगर आप पेपर रखोगे और पेपर के साथ साथ पढ़ोगे तो फिर आगे चल के आप भूल जाओगे कि ये टॉपिक आपको आता था या नहीं आता था। जब आप एक कॉपी बना लोगे तो जब सारे मॉक आपने आज तक मान लीजिए 10 मॉक दिए हैं, ठीक, तो अब उन 10 मॉक को आप जब एनालाइज करोगे तो वो उस कॉपी में आपको समझ में आएगा जब आपने वो टॉपिक लिखे हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए आपका आर्टिकल 14 वाला गलत है, आपका आर्टिकल 21 वाला गलत है, ठीक है, फिर आपका आर्टिकल 20 वाला गलत है। अब मान लीजिए एक मॉक आपने एनालाइज करा और उसमें आपको मिला आर्टिकल 14 गलत, तो आपने यहाँ पे लिख लिया। सेकेंड मॉक आपने एनालाइज किया, एक मॉक में मान लो ये तीनों चीजें गलत थी, एग्जाम्पल कुछ मैं टॉपिक लिख रही हूँ, ठीक है,
डेफिनेटली ज़्यादा होंगे और टॉपिक्स आएंगे। तो मान लो ये तीनों टॉपिक, एक फर्स्ट मॉक जब एनालाइज करा तो उसमें ये तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने गलत किया था। अब जब मैं सेकेंड मॉक एनालाइज करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सेकेंड मॉक में मैंने 14 को लेके तो सही कर रखा है, बट मैंने 20 और 21 को लेके गलत करा है। तो अब मैं क्या करूँगी, +1 फिर थर्ड मॉक या फोर्थ मॉक किया तब पता चला 21 पे, तो फिर मैंने गलत कर दिया +1। इससे क्या पता चलता रहेगा, ये कॉपी बना लोगे जब तो उसमें उसी में हो पाएगा। तो इससे ये पता चलेगा कि हम कंटिन्यूअस किसी एक टॉपिक को लेके बार बार गलती कर रहे हैं, मतलब कि उस टॉपिक के बारे में आई एम नॉट श्योर, मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। 14 वाला जब मैंने सिर्फ एक बार अगर गलत किया, मान लीजिए 10 मॉक में 14 पूछा गया 7 बार और मैंने सिर्फ एक बार गलत किया, तो इससे क्या पता चलेगा कि हो सकता है मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा और या फिर मेरे से गलत मार्क हो गया होगा। ठीक, कई बार ऐसी भी चीजें हो जाती है, ह्यूमन एरर। लेकिन 21 10 में से 8 बार पूछा गया और मैंने 6 बार गलत किया है, तो डेफिनेटली मेरे कंसेप्ट में कुछ गड़बड़ी है और शायद 2 बार तुक्के में सही हो गया। तो उस टॉपिक पे आपको वर्क करने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ोगे तो उसी फ्रीक्वेंसी से नहीं पढ़ोगे। ठीक है कि मान लो 14 भी उसी तरीके से पढ़ रहे हो, 21 भी उसी तरीके से। जब ये +1 वाला पूरा तैयार कर लोगे, सब जितने भी मॉक्स आपने ऑलरेडी दे रखे हैं उनका जब एक चार्ट बना लिया, तुरंत पढ़ने मत बैठना, ठीक है, इसीलिए मैं एक प्रोसेस बता रही हूँ। जब आपने एक चार्ट पूरा ये प्रिपेयर कर लिया, तब आप देखोगे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मैंने कौन सा टॉपिक गलत किया है। ठीक, फिर आप देखोगे उसके बाद मैंने कौन सा किया, उसके बाद कौन सा किया। तो जो सबसे ज्यादा किया है पहले आप उसको पढ़ोगे, फिर उसके बाद उससे कम वाले को, फिर सबसे कम वाले को। लेकिन हाँ, पढ़ना सारे टॉपिक है, जिसमें आपने गलती करी है, आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, पढ़ना जरूर है, क्योंकि डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहीं पर नहीं था। कमिंग टू द स्टेप 3, अब जब मैंने वो सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, मैंने 10 के 10 मॉक्स एनालाइज कर लिए थे और अब मैंने वो सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर होंगे, डेफिनेटली यू पीपल आर टारगेटिंग फॉर क्लैट पीजी एलएलएम, तो आप लोग हो सकता है कि और भी पेपर्स देते रहते हो एग्जाम्स, ठीक है, और आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि एलएलएम के लिए भी हम बहुत सारे पेपर्स देते रहते हैं, तो उसमें भी हमारे पास काफ़ी बुक्स आती हैं। ठीक, तो एक बुक्स आती हैं जो टॉपिक वाइज भी देती है क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर मैंने जो जो टॉपिक गलत किया था, जिस टॉपिक को मैंने पढ़ लिया है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस मैं उन अलग एग्जाम की किताब में ढूंढूंगी और सारे क्वेश्चंस में लगा डालूंगी। ठीक है, सेम टॉपिक पे मैं सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूंगी, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस मेरे अराउंड हैं। ऑनलाइन गूगल पे ढूंढेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्लैट पीजी में जितने उस टॉपिक पे क्वेश्चन है उस पे लगाएंगे, एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब अगली बार अगर सेम टॉपिक आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि समवेयर आपको ये भी पता चल गया है कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। तो अब आपके हो सकता है कि आपको घबराहट होती है अगर आप बिना पढ़े आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें घबराना नहीं है, अब हमको कॉन्फिडेंस के साथ उस टॉपिक को डील करना है। लास्ट आपका स्टेप आता है स्टेप 4, जिसमें आपको ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है हर एक मॉक के बाद। जैसे मैंने आपसे कहा कि हो सकता है अभी तक आपने खाली 10 मॉक लगाए हो, तो उन 10 मॉक को करा लिया, हो सकता है कुछ लोग 20 लगाए हो, कुछ लोग हफ्ते में 2 लगाते हो, 3 लगाते हो, तो काफी लगा चुके होंगे। अब ये प्रोसेस यहाँ पर बंद नहीं होगा, ये प्रोसेस हर मॉक के बाद चलता रहेगा। ये जो 10 मॉक का आपने एनालिसिस जब कर लोगे ना, तो 11वां मॉक दोगे ना, तो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू आपका +10 मार्क्स तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, इतना तो आपका होगा ही होगा अगर आपने थरली ईमानदारी से ये प्रोसेस पूरा फॉलो किया है। फिर हर एक मॉक के बाद जब आप इस प्रोसेस को रिपीट करोगे, यू विल गेन 5 मार्क्स पर मॉक, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। ये होता है एनालाइजेशन का प्रोसेस, आपकी तैयारी हर बार अच्छी होगी। तो 11वें मॉक में डेफिनेटली कम से कम 10 मार्क बढ़ेंगे, 12वें में 5 और बढ़ जाएंगे, 13वें मॉक में और +5 बढ़ जाएंगे। ऐसे करते 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 अगर हमने और भी 10 मॉक टोटल दे दिए तो समवेयर हम 90 के आसपास आ जाएंगे, एंड देन कल को डेफिनेटली क्लैट पीजी के पेपर में हम 100 के आसपास नंबर अपने ला सकते हैं। ठीक है, अगर हम ईमानदारी से इस प्रोसेस को थरली रिपीट करेंगे और फॉलो करेंगे, क्योंकि दिस इज द ओनली की। एनालाइज करने का मतलब ये नहीं होता है कि बस पूरा मॉक का बस आंसर मैच कर लिया और हो गया एनालाइज, एनालाइज उसे नहीं कहते हैं। अगर आप 2 घंटे का मॉक लगा रहे हो ना, तो एनालाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो कम से कम 5 घंटे चलता है। उसमें आप पढ़ते भी हो, पढ़ने वाला टाइम भी इंक्लूड कर रही हूँ। और अगर आप 10 मॉक को एनालाइज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कम से कम 50 घंटे चाहिए, यानी कि आपको 3 से 4 दिन चाहिए उस 10 मॉक्स के टॉपिक्स को प्रॉपर पढ़ने के लिए।
तो दीजिए वो टाइम बिल्कुल वैल्यूएबल है। ये मत सोचो कि मैं कोर्स का अलग पढ़ रहा हूँ और अब मेरा लॉस हो जाएगा अगर मैं उस पर ध्यान देने चला गया। अभी सिर्फ आप मॉक पर ही ध्यान अगर देके उसका एनालाइजेशन अच्छे से करके अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, डेफिनेटली यू कैन मेक। बट अगर आप सिर्फ पढ़ते रह जाओगे एंड यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर मॉक्स, तो यू विल नॉट गोना गेट दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम टेलिंग यू। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके एनालाइज करना। तो ये थी आज की स्ट्रैटेजी अपने मॉक्स के नंबर को बढ़ाने की। ठीक है, डेफिनेटली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि आपके मॉक्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और आप अगर प्रॉब्लम भी सीख कर चुके हो, अदरवाइज भी आपको अगर आपको फ्रूट नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। फील फ्री टू आस्क, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम एनालाइज कर लेते हैं बट वो सोल्यूशन उसके लिए नहीं ढूंढ पाते हैं। सो कीप लर्निंग। आज का सेशन आई गेस आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। प्लीज ये प्रोसेस फॉलो जरूर करिएगा, आपके लिए यूजफुल रहेगा ही रहेगा। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना अगर वो भी परेशान है, उनके भी मॉक्स में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।